हाँ बेटा, नेक्स्ट डेरिवेशन जो आपकी है, इस पे जो भी मैंने करवाया आपको लास्ट नर्न्स्ट इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल सम करेंगे और सपोर्ट मटेरियल भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि मैं ये स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जहाँ सपोर्ट मटेरियल की बुक डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, तो वही चीज़ें मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। तो एक बार मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर डिक्रीज पे क्या हो रहा है, इंक्रीज पे क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको जैसे इससे पहले बताया था आपको कि QC लेस देन 1 है तो क्या हो रहा है, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो क्या वेरिएशन हो रहा है। उसी को उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक और बना के दिया है, जो कि आप पहले उसमें समझ चुके हो, तो आपको ये 2 मिनट लगेगा समझने में। तो यहाँ बता रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, की नर्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपने कॉशेंट इक्वेशन, कॉशेंट से आपने उसको सॉल्व किया था, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझा रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब जब फर्दर उसमें कोई चेंज आना बंद हो जाए। तो मैं 1 बाय 1 जो एनसीईआरटी बुक में लाइन लिखी है वही पढ़ रहा हूँ आपको, और वो वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल अब आपको समझ में आ जाएगी आराम से बात। तो ये फर्स्ट लाइन बोल रहा है कि एज अ टाइम पासिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Copper+2 कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब ध्यान समझो, पहले तो हम स्टार्टिंग की जो फर्स्ट क्लास थी उस पर दोबारा ध्यान दो कि जो डीनर सेल काम कैसे करता है। जिंक टूटता है, Zn+2 सॉल्यूशन में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, इसमें से Copper+2 डिपॉजिट है। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा ये 2+ इधर आएगा उतने कॉपर के मेरे आयन इस पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, तो Copper+2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। जितना जिंक टूटेगा उतने Zn+2 सॉल्यूशन में आना शुरू होंगे, तो इस जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, Zn+2 की, कॉपर घटेगी बिकॉज ये डिपॉजिट हो रहा है। तो मेरे ख्याल इस लाइन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है एज अ टाइम passes Zn+2 keeps on increasing बिकॉज वो टूट के इसमें गिर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई कर रहा है। एंड Copper+2 keeps on decreasing, ये यहाँ से इस पे डिपॉजिट हो रहा है, तो वो keeps on decreasing. At the same time voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing। और साथ में कह रहा है कि जो वोल्टमीटर लगा रखा है उसका वोल्टेज भी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसको मैं नर्स से आपको समझा चुका हूं, फिर दोबारा समझ लो। अब ये वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, देखो आपको पता है E0 सेल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी और ये जितनी ज्यादा कम होगी, ये मेरा आंसर देखो, न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा ओवरऑल आंसर मेरा उतना ही ज्यादा आएगा। मतलब मेरा ये सारा आंसर ज्यादा आएगा, यही मतलब है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे, तो मतलब 1.1 में ज्यादा माइनस करोगे तो वैल्यू हमेशा 1.1 से क्या आएगी, कम आएगी। फिर समझो, न्यूमरेटर ज्यादा है बिकॉज आपको पता सेल की वर्किंग क्या है कि जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है। इसका मतलब मेरा ये ओवरऑल आंसर पहले जो भी था स्टैंडर्ड पे 1.1 उससे ज्यादा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ओवरऑल आंसर ज्यादा होगा। तो 1.1 में आंसर मैं बड़ी वैल्यू माइनस करूंगा अगर कोई भी, तो मेरा ओवरऑल आंसर मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये वही बात समझा रहा है कि at the same time voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing। let's say कि E0 सेल पे 1.1 था स्टैंडर्ड पे, अब जैसे वो फर्दर रिएक्शन होगी, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ये मेरी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, मतलब मेरा ओवरऑल आंसर घटता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब कोई चेंज नहीं होगा फर्दर, जब दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन जो है, नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Copper+2 Zn+2, तो तब क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई चेंज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे ही नहीं, स्टॉप हो गए, फर्दर और नहीं हो रहा, तो मेरा जो सेल है उसका वो जीरो हो जाएगा। मेरा जो नर्स ने जो दिया था E सेल बराबर E0 सेल, ये जीरो हो जाएगा। तब दोबारा देखो, तब मेरा क्या हो जाएगा, E0 सेल और मेरा E सेल जीरो हो गया, तो मैं E0 सेल बराबर ही लिख सकता हूँ -2.303 RT अपॉन में NF, बिकॉज हम डेली में पढ़ रहे हैं तो 2 ही लिख देते हैं इसको फिलहाल तो आपको, लॉग। अब ये कंडीशन किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। किस पर है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर जीरो है तो मतलब मेरी इससे वैल्यू जीरो हो गई, तो E0 से ऐसी है। और आपको पता है इक्विलिब्रियम पर ये कॉन्सेंट्रेशन फर्दर चेंज नहीं होती, जिसको हम क्या लिखते हैं इक्विलिब्रियम पर, Kc। जब फर्दर चेंज इक्विलिब्रियम को क्या लिखते हैं हम, Kc। तो ये बता रहा है। अब इसको देखो, इसको मैं इधर लाऊंगा E0 सेल, तो ये माइनस E0 सेल हो जाएगा बराबर -2.303 RT अपॉन में 2F अपॉन में log Kc। माइनस से माइनस कट गया।
तो यही समझा रहे हैं यहाँ पर जो नीचे इक्वेशन दे रखी है आपको, कि इसको हमने लॉग केसी के टर्म में चेंज कर दिया और इन सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे आप आर टी और एफ की, तो वो 0.059 आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से बुक में आपको ये जो समझा रखा है वो आपको बात समझ में आ रही है, और इससे इन्होंने केसी की वैल्यू निकाल रखी। तो ये बताना चाहता है, जो कि इसकी हेडिंग थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, तो यही बताना चाहता है कि हम नर्स्ट इक्वेशन से केसी भी निकाल सकते हैं। मेन वो ये बताना चाहता है न्यूमेरिकल में कि हम बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस। और ये समझा दिया कैसे। जैसे इस केस में उन्होंने केसी निकाला है 2 × 10⁻37 है 298 केल्विन जो है वो बता रखा है आपको, ठीक है। तो यही लास्ट में लिखा हुआ है, गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ सेल इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो मेन ये छोटी सी डेरिवेशन थी जिसमें आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो कभी भी एग्जाम में आपको आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप नर्स्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये एक डेरिवेशन और इसमें न्यूमेरिकल सम करेंगे साथ साथ। तो अभी अगली वीडियो बता दो। तो स्टूडेंट्स एक डेरिवेशन और रहेगी आपकी जो फाइनल है इसमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर, उसके बाद फिर आपकी थ्योरी आना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो अब ये टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को मतलब ई सेल को हम गिब्स एनर्जी से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसकी बात हम करते हैं। तो जो इन्होंने स्टार्टिंग में समझा रखा आपको, इलेक्ट्रिक वर्क डन इन 1 सेकेंड, तो ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है। तो जितना चार्ज होता है और जितना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जब चार्ज से मल्टीप्लाई करता है दैट इज योर इलेक्ट्रिक वर्क डन। ये तो बोलते हैं किसी भी अप्लायंसेस की पावर कि सब पोटेंशियल कितना चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है तो वो कितना काम कर सकता है, कितनी उसकी वर्किंग पावर है। तो वही चीज़ है ये ई सेल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका ई सेल हो गया। अगर 1 मोल पार्टिकल है तो 1 फराडे, 2 मोल है तो 2 फराडे, और अगर यही आपके पार्टिकल्स n मोल है तो ये आपका कितना हो जाएगा, n फराडे हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल वर्क डन। NF ई सेल, पोटेंशियल चार्ज पास्ट NF। बट यहां पर हम किस में दिखा रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स आप 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स से पढ़ रखा है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कोई भी होगा, जो भी 2 रिएक्टिव स्पेसीज रैंडमली मूव करते हैं, तो उसकी जो फ्री एनर्जी, वो जो वर्क डन होता है उसको हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी में। ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जहाँ पर ऐसा आपका एंट्रोपी होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, दिस इज योर एंथैल्पी। तो ये वहाँ आपने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा बस आपको ये समझा देता हूँ कि कोई रैंडमली पार्टिकल्स हैं, जब वो एनर्जी मान लो उनकी कुछ भी है, 50 जूल एनर्जी 80 जूल एनर्जी उनकी मान लो, और वो जब रिएक्शन करते हैं अपनी एनर्जी लूज करते हैं, तो एनर्जी लूज करेंगे तो उससे कुछ काम होगा, तो वो एनर्जी कम होती है, ठीक है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव कहना मतलब यही हो गया कि इनिशियल मान लो उनकी एनर्जी 80 जूल थी, अब आपने काम करना शुरू हुआ, इनिशियल मतलब जीरो नहीं मान लो यहाँ पर, ठीक है, फाइनल आपकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, आपने कुछ काम किया 50 जूल हो गई। आपको हमेशा पता है कोई भी चीज निकालते हो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इतनी एनर्जी बची, इनिशियल आपकी 80 जूल थी, तो ओवरऑल आंसर मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यही गिब्स फ्री एनर्जी कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होगा जब वो क्या होगा, आंसर क्या आएगा मेरा, नेगेटिव आएगा। और डिटेल के अंदर पढ़ना है तो ये थर्मोडायनामिक्स पढ़े आप, एंट्रोपी एंथैल्पी सब कुछ। तो यहाँ पर बिकॉज वो गिब्स फ्री टर्म में एक्सप्लेन कर रहा है, तो कोई भी जो वर्क डन है, गिब्स फ्री एनर्जी मैक्सिमम वर्क डन है, तो तभी होगा जब वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब यही है आपका माइनस NF ई सेल। तो इसको इन्होंने बिकॉज गिब्स एनर्जी में दिखाया, और गिब्स आपको पता है डेल्टा जी, कोई भी वर्क डन तब जब नेगेटिव होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर हमें सप्लाई करनी पड़ रही है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा, तो उसको उन्होंने इसलिए नेगेटिव टर्म में सॉल्व किया आपको। तो ये डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि ई सेल इज इंटेंसिव पैरामीटर। इंटेंसिव पैरामीटर जो होते हैं मास वॉल्यूम इन पर डिपेंड नहीं करते, बट डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव पैरामीटर बिकॉज ये डिपेंड करता है। अब यहाँ कैसे डिपेंड करता है, बिकॉज ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो दैट्स वाई ये आपका एक्सटेंसिव पैरामीटर हो गया। ये वर्ड इसने यहाँ पर इसलिए यूज किया है बिकॉज अगर ये सिंपल इक्वेशन जो इसने लिख रखी है, जिंक प्लस कॉपर टू
जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 इट गिव जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो मेरा n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो कह रहा है पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी देखो फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, प्लस कॉपर प्लस 2 इट गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ हो रहे हैं, 2 यहाँ हो रहे हैं, कॉपर। तो ये प्लस 2 यहाँ पर दिखा, बिकॉज आपका ई सेल इंटेंसिव पैरामीटर होता है जो कि डिपेंड नहीं करता मास वॉल्यूम पर, बट डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव पैरामीटर बिकॉज ये डिपेंड करता है। तो वो इसलिए कहना चाहता है सिंपली यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर n2 हो जाएगा। लेकिन अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये भी 2 हो जाएगा, 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 और ये मेरा 4 हो जाएगा उस केस में। तो इसीलिए फिर n मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है या नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज हो रहे हैं जिंक के, कॉपर के, उस पर डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स को आप इनडायरेक्टली मास में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स वाई वो दिखा रहा है यहाँ पर कि एक्सटेंसिव पैरामीटर है, वो इसलिए ये लाइन लिखी है आपको। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसमें जो लास्ट इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको समझा दूं कि इन्होंने ये कैसे बनाया। अब वो ये बोल रहा है, ये तो जनरल आपका नॉइस्ट इक्वेशन पे हो गया कि डेल्टा जी हमें निकालना हो तो ये हो सकता है। अब अगर यही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पर हमारा ई सेल किसके बराबर हो जाता है, ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है। मतलब डेल्टा जी मेरा, वैसे तो इक्वेशन आप ई सेल होती है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पे मैं बात करूंगा इसकी, तो मेरा डेल्टा जी बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ और ई सेल बराबर ई नॉट सेल। तो मेरा ई सेल क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ई नॉट सेल, ये मेरा क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल बन जाएगा। अब ई नॉट सेल मेरा यहाँ पर हो गया, तो ये जो डेरिवेशन है ई नॉट सेल की जो बुक में दे रखी है वो दे रखी है। अब इसमें एक डेरिवेशन और बता रखी है आपको, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो मैं ये समझाता हूँ ये कैसे आया। तो इसके लिए आप अगेन जो है पीछे बैक में जो इक्वेशन दे रखी है आपको दोबारा उस पर आ जाओ, जिससे पहले मैं ड्राइव की थी कि मैं ई नॉट सेल को क्या लिख सकता हूँ, बैक वाले जो 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग के सी। ये हमने भी जस्ट इससे पहली वाली वीडियो में ड्राइव करी हुई इक्वेशन। तो आप कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। आपको पता है कि डेल्टा जी बराबर ई नॉट सेल, ये मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे ये वाली इक्वेशन डिराइव कैसे करिए, आप खुद देखो, इस इक्वेशन देखो, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखा हुआ है। ई नॉट सेल की वैल्यू ये से फर्स्ट वाले जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करा, मैं वो वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो माइनस एन एफ, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। दिस इज 2.303 इंटू में आर टी इंटू में लॉग के सी अपॉन में एन एफ। एन एफ से एन एफ कट गया, दैट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, ये मेरा हो गया। अगर ये वैल्यू बेस 10 में है तो मैं 2.303 लिखूंगा, और बेस ई में है तो मैं सिंपली लिखूंगा माइनस आर टी एल एन के सी। तो जो बुक में इक्वेशन दे रखी है आपको माइनस आर टी एल एन के, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ये डेल्टा जी की वैल्यू कैसे आई है। ये वाली सबसे लास्ट इक्वेशन जो बुक में दे रखी है, तो उससे बता रखा है बेस 10 लिखोगे तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, बेस ई लिखोगे तो सिंपल लिख देना इसको आप। तो ये आपको सब डेरिवेशन समझा दिया है कि कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कंफ्यूजन ना हो आपको कि ये सीधा कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो सीधा कन्वर्ट नहीं किया। ये जो यूनिट सेल की वैल्यू हमने पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए अप्लाई की थी, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये कन्वर्ट कर रहा है। ये बताना चाहता है यहाँ पर कि गिब्स की एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखा सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम यूनिट सेल भी दिखा सकते हैं। अलग अलग रिलेशन बना रहा है कि हम एक इक्वेशन को 2-3 तरह यूज कर सकते हैं और हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम जब इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।